क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे आज एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर जो है आपकी बुक्स में पीछे वाले अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है ना उसमें दे रखा होगा, लेकिन ये पीरियोडिक ईएमआई पे बेस्ड है तो मैं इसके साथ साथ ही करवा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो हम बात करते हैं एसी। एसी क्या होती है? एसी करंट क्या होता है? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब whose magnitude, whose direction change continuously, जिसकी डायरेक्शन जो है कंटिन्यूसली क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, उसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। इस तरीके से जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो या ना हो, मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो सकता है या नहीं भी, लेकिन डायरेक्शन ऐसे हमेशा चेंज होती रहेगी। डायरेक्शन हमेशा पीरियोडिकली क्या होती रहेगी? कंटिन्यूसली क्या होगी? आपकी चेंज होगी। तो ऐसे करंट को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। अब जनरेटर क्या करता है? इसी करंट को प्रोड्यूस करता है। एसी जनरेटर जो है बच्चों इसी करंट को बनाता है। एसी जनरेटर क्या करता है आपका? एसी जनरेटर इट इज ए डिवाइस, इसको सिर्फ नोट से पढ़ लेना सफिशिएंट है। बाहर से बुक से पढ़ोगे बहुत टाइम लग जाएगा, ज्यादा जरूरत नहीं है। रीड करो तो कर लेना, रीड जस्ट एक बार, बाकी सिर्फ नोट से पढ़ लेना सफिशिएंट है। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी into electrical energy. It is a device which convert the mechanical energy into the electrical energy. क्या होता है इसमें कि ये डिवाइस जो है आपके पास, गुड मॉर्निंग बेटा, जो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम कॉइल को घुमाते हैं, कहीं से कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इसके अंदर प्रिंसिपल क्या है इसका? किस प्रिंसिपल पे काम करती है? प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द पीरियोडिक ईएमआई या रोटेटरी ईएमआई। फैराडे लॉ मैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड करती, और मैग्नेटिक इंडक्शन और किस पे डिपेंड करती है? मैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या करती है? ये डिपेंड करती है। साउंड सबको क्लियर सुन रही है? ओके, अभी कर देती हूँ। वन सेकेंड। ठीक है, आपके पास इट इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक ईएमआई और मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एक स्टार्टर कॉइल, आर्मेचर कॉइल, कम्यूटेटर कॉइल, जिसके अंदर रिंग ब्रश और कार्बन ब्रश वगैरह क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, आर्मेचर कॉइल के अंदर क्या होता है? सॉफ्ट आयरन कोर होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर देते हैं? वायर की टर्न कर देते हैं। एक बार इतना लिखो, फिर मैं नोट लिख आती हूँ इसको। एक बार इसको इतना लिख लीजिए। लिख लीजिए, लिख लिया? वॉइस क्लियर किसी को भी नहीं आ रही क्या बेटा? निधि एक बार आप डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाइए, फिर सही आ जाएगी बेटा आपको। ठीक है, देखो आर्मेचर कॉइल के अंदर देखो क्या क्या होता है। इसके अंदर
स्टार्टर कॉइल तो स्टार्ट के लिए उसमें अलग से यूज होते हैं, इसके बारे में अभी नहीं, मोटर में बताऊंगी इसमें मैं आपका जनरली। ठीक है, आर्मेचर कॉइल इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कॉइल। लिखो आर्मेचर, मैं पूरा लिखवा रही हूँ जो तुम्हें पेपर में लिखना है एज इट इज। आर्मेचर कॉइल इट कंसिस्ट ऑफ large number of turn, it consists of large number of turn of insulated copper wire, of insulated copper wire wound over the soft iron core, soft iron core। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर नंबर ऑफ वायर्स क्या कर दी जाती है, कॉपर वायर की टर्न क्या कर दी जाती है, प्लेट दी जाती है इस तरीके से, उसे क्या बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, ब्रश होती है B1 और B2, क्या होती है यहाँ पे, ब्रश होती है। B1 एंड B2 आर दी कार्बन ब्रश। ठीक है, B1 B2 आर द कार्बन ब्रश which maintain the contact between brush and the load। ठीक है, ब्रश क्या करती है, लोड और उसके ब्रश के साथ क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट को मेंटेन करती है। ठीक है, मेंटेन द कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिंग, लिखो ब्रश ने बिटवीन द रिंग एंड लोड, बिटवीन द रिंग एंड लोड। ये अभी समझ में आ जाएगा, सर्किट डायग्राम बनाओगे तो पूरा समझ आ जाएगा। इसी तरह लिखो R1 R2 आर द रिंग, R1 एंड R2, ये लिख लिया होगा ऊपर से, R1 एंड R2 आर द रिंग, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिखवा रही हूँ सिंपली, विच मेंटेन द कॉन्टैक्ट R1 एंड R2 आर द रिंग, विच मेंटेन द कॉन्टैक्ट between brush and armature coil। जो ब्रश और आर्मेचर कॉइल में कांटेक्ट क्या करता है, मेंटेन करता है। सिंपली कुछ नहीं, ये कंस्ट्रक्शन, अभी सर्किट डायग्राम बनाते उसमें सब समझ आ जाएगा। अभी एक बार इसको इतना नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इतना। बेटा थोड़ी देर में अपने आप सही हो जाएगी। ठीक है, आप सुनते रहो, अपने आप सही हो जाएगी ऑटोमेटिकली। नोट कर लिया। अब देखो डायग्राम देखो एक बार, या किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो लेक्चर को देख लेना। अब देखिए यहां से अब बात करते हैं इसका सर्किट डायग्राम। देखो डायग्राम देखो, इसके अंदर क्या आप समझ आ जाएगा जो मैं चीजें कह रही हूं आपको। देखो इसका डायग्राम देखो पहले, इसके अंदर क्या होता है, ये ऊपर एक ये कॉइल बनी होती है ऐसे। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स को लपेटा हुआ होता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स होती है। यहाँ पे मैं एक ही दिखा रही हूँ समझाने के लिए। ऊपर किसी हैंडल से या किसी अदर सिचुएशन से इसको टर्बाइन वगैरह से घुमाया जाता है। ठीक है, या तो हैंडल से या फिर टर्बाइन से कॉइल को क्या करा जाता है, आपका टर्न करा जाता है। ठीक है, ये यहां से कॉइल आपके पास
आर्मेचर कॉइल, ये मैग्नेट होते हैं नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये एसी जनरेटर का डायग्राम है। ये एसी जनरेटर का कॉइल, ये रिंग होती है R1 और R2, ये ब्रश लगी होती है इसके साथ, ये वाली ब्रश B1 और B2। ठीक है, ये कोई भी लोड लगा दिया आपने कुछ भी, ठीक है, ये आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट बने होते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी आपके पास। अब यहाँ से एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने कहा ये ब्रश किसकी बनी होती है, कार्बन से। छोटा सा बेसिक क्वेश्चन, यहाँ पे डायरेक्ट वायर से क्यों नहीं कनेक्ट कर दिया आपके पास, इसी से क्लियर क्यों करा गया आपके पास, इसी से कनेक्ट क्यों बेटा। हमने जो यहाँ पे ब्रश ली है B1 और B2 कार्बन की बनी हुई ली है, लकड़ी की बनी हुई क्यों नहीं ली, लकड़ी की बनी क्यों नहीं ली, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, गुड कंडक्टर, और एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें फ्रिक्शन भी कम हो, एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें फ्रिक्शन भी कम हो और गुड कंडक्टर हो, और वो क्या हमारा कार्बन। कार्बन इज ए गुड कंडक्टर, कार्बन इज ए गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर and have less friction between coil, between brush and ring, brush and ring। यहाँ पे ब्रश और रिंग के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। फ्रिक्शन जितना कम होगा उतनी क्वालिटी क्या रहेगी, रिंग आपके पास लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे काम होगा आपके पास। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो एकदम से टूट जाएगी वायर यहाँ से और ब्रेक हो जाएगा सर्किट, सर्किट एकदम से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए देखो हमेशा यार रिंग लगाई जाती है, डायरेक्ट वायर को लोड से कनेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट वायर को लोड से कनेक्ट करोगे तो स्पार्किंग होगी और एकदम से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है, ग्रेफाइट या कार्बन की ब्रश लगाई जाती है ताकि वहां फ्रिक्शन क्या हो, लेस, और कार्बन एक गुड कंडक्टर है, इसलिए यहाँ पे इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये वायर किसकी बनी होती है, रिंग आपकी कॉपर वायर बनी हुई होती है, रिंग किसकी बनी होती है, कॉपर वायर की बनी होती है। ठीक है, और ये कॉइल भी किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, कॉइल भी किसकी बनी हुई होती है आपके पास, कॉपर की बनी हुई होती है। ठीक है, अरे ये वायर है, देखो कैसे, ये वायर है, डायरेक्ट इसको लोड की वायर से कनेक्ट करोगे, डायरेक्ट इसको डायरेक्टली लोड की वायर से कनेक्ट करोगे तो देखो ये कॉइल ऐसे घूमेगी, ऊपर से वायर भी घूमेगी, ये वायर दोनों ऐसे टकराएंगी, ऐसे टर्न 2-3 बार ऐसे मुड़ते वायर टूट भी सकती है और स्पार्किंग होगी वहां पे एकदम से। देखो ये कॉइल है, कॉइल से 2 वायर निकाल रखी है आपने नीचे, अब इन दोनों वायर्स को डायरेक्ट लोड से लगा दोगे, दोनों वायर को डायरेक्ट लोड से लगाओगे तो क्या होगा, कॉपर की वायर को कॉपर की वायर से डायरेक्ट जोड़ दिया, ये ऊपर से कॉइल टर्न होगी, ऊपर से कॉइल ऐसे, देखो कॉइल ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे घूमेगी, जैसे जैसे कॉइल घूमेगी तो ये वायर भी घूमेगी। ठीक है, ये दोनों वायर यहाँ पे घूमेगी एकदम से, पूरा लोड सर्किट को क्या करेगी, यहाँ पे ये चेंज करेगी। ठीक है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट वायर को कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वायर 4-5 टर्न के बाद जैसे बहुत तेजी से घुमा जाता है बेटा, वहां पे 2-3 ऐसे नहीं, 2-3 बार थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा दिया। जब टरबाइन घुमाता है कॉइल को तो बहुत स्पीड से घुमाता है एकदम से। ठीक है, तो ये रिंग यहाँ पे इससे फ्लेक्सिबल है, रिंग यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, वायर को टूटने नहीं देती, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यहाँ पे रिंग लगाते हैं। डायरेक्ट लगा दोगे तो एकदम से ट्विस्ट आएगा और वायर ब्रेक भी हो सकती है, स्पार्किंग एक लार्ज अमाउंट में स्पार्किंग वहां पे क्या हो सकती है, प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये वायर डायरेक्ट कॉपर की वायर से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, इसलिए रिंग और ब्रश को क्या करा जाता है, यूज करा जाता है, ताकि यहाँ पे ये क्या करे, उस फ्लेक्सिबिलिटी को बैलेंस बना के रखे। यहाँ पे बताइए क्लियर हुई या पॉइंट नहीं हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट वायर को कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉइल बहुत तेजी से ऐसे ऐसे घूमेगी, वायर लगी हुई है, ये वायर एकदम से लोड के साथ लगी हुई है तो पूरे ऐसे ट्विस्ट कर देगी। और रिंग क्या है, फ्लेक्सिबल है, रिंग यहाँ पे इनको बैलेंस करके रखती है, रिंग यहाँ पे क्या करती है, इस सिचुएशन को बैलेंस करके रखती है। और ये ब्रश जो होती है, रिंग और कार्बन ब्रश, यहाँ पे कॉपर की ब्रश क्यों नहीं लगा दी, यहाँ पे कार्बन की क्यों लगाई, कॉपर की क्यों नहीं लगा दी, कॉपर की लगाएंगे, रिंग भी कॉपर की है, जब जैसे स्पीड से घूमेगी स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी, रिंग ये क्या हो जाएगा, लोड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे बताइए एक बार ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अरे
यहां से। तो जब ये कॉइल ऊपर से घूमेगी, जब ये कॉइल आपस में घूमेगी यहाँ पे, तो डायरेक्ट करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट, जैसे ये कॉइल बार बार घूमेगी, ये कॉइल यहाँ से बार बार घूमेगी, तो ये वायर यहाँ से ब्रेक हो जाएगी बच्चे। इसलिए यहाँ पे रिंग और ब्रश को यूज करा जाता है यहाँ पे। बताइए ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई एक बार? ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। रिंग को लगाया जाता है सर्किट में, रिंग नहीं लगाओगे तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील्ड का करना होगा। मतलब समझ नहीं आई बात मुझे आपकी? सिंपल सर्किट होता है यहाँ पे, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल होते हैं। ये टरबाइन की हेल्प से या किसी हैंडल की हेल्प से इसको घुमाया जाता है। ये कॉइल ऐसे ऐसे रोटेट करेगी अलग अलग सिचुएशन में। पूरी थ्योरी समझो फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रिंग लगी हुई है, रिंग के साथ इसमें ब्रश अटैच होती है। यह ब्रश कार्बन की बनी हुई होती है, कॉपर की क्यों नहीं बनाई? यहाँ पे मैंने कहा अगर कॉपर की बना दोगे इन दोनों में फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे इन दोनों में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कॉइल जैसे जैसे यहाँ रोटेट करेगी इसके साथ तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा बहुत जल्दी सर्किट। इसलिए ये कार्बन ब्रश की लगी होती है, जिसके अंदर फ्रिक्शन भी कम होता है और कार्बन एक गुड कंडक्टर होता है। लकड़ी की क्यों नहीं बना दी? क्योंकि लकड़ी एक बैड कंडक्टर है। यहाँ पे लकड़ी यहाँ पे क्या है आपका, एक बैड कंडक्टर है। इसके थ्रू लोड को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसकी वर्किंग क्या कहती है, वर्किंग क्या कहती है इसकी, कि when the coil is rotated, when the coil is rotated, ठीक है, magnetic flux link with the coil change, link with the coil change, magnetic flux link with the coil change which produces the induced EMF, which produces the induced EMF and current, which produces the induced EMF and current. When the coil is rotated, magnetic flux link with the coil change and which produces the induced EMF and current in the circuit, in the coil, ठीक है, and it connected to the load and current is flow in the load, ठीक है, and it connected and coil connected with the help of ring, with the help of ring and brush with the load and current flow in the load इतना लिखो एक बार, इतना लिखो, फिर इसकी समझाती हूँ मैं सारा सिचुएशन क्या हो रही है। एक बार समझ इसको लिखो एक बार, इतना लिखिए एक बार जल्दी से। देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखो क्या हो रहा है आपके पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो ई क्या होता है, फ्लक्स फाई, ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है अलग अलग सिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिकॉज फ्लक्स चेंज, फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो फाई क्या होता है, बी ए कोस थीटा, ठीक है। फाई की वैल्यू क्या होती है, बी ए कोस थीटा, ठीक है। इन वन सेकेंड coil rotate with a angular velocity
ओमेगा। 1 सेकंड में किस एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है वो? ओमेगा से। तो t सेकंड में कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगी? ओमेगा t से। तो थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे आप लोग? ओमेगा t। वैसे ही बताया था ओमेगा क्या होता है? थीटा बाई टी। तो थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। तो एक कॉइल क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। कॉइल क्या कर रही है? रोटेट। तो 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी से रोटेट करती है वो? ओमेगा से। तो t सेकंड में कितने से करेगी वो? ओमेगा t से। तो इसको क्या लिख दोगे? फाई इज इक्वल्स टू ba cos ओमेगा t। ठीक है, तो फाई की इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा आपके पास? माइनस डी फाई बाई डी टी। तो लिखिए डी फाई बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल है तो n से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा? एन बी ए कोस ओमेगा टी की वैल्यू माइनस साइन ओमेगा टी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस आएगा, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, फिर एंगल का करेंगे तो ओमेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। तो देखो ये जो साइन ओमेगा टी है ये क्या बता रहा है कि जो करंट जो है वो चेंज होगा किसके फॉर्म में? अल्टरनेटिंग करंट की, साइन की फॉर्म में। साइन ओमेगा टी टेल्स करंट चेंज in the form of sine form such that करंट इस तरीके से क्या होगा? आपका चेंज होगा। इतना नोट करिए, फिर इसको आगे लिखते हैं। इतना नोट करिए जल्दी से। ठीक है, इसके बाद लिखिए इसमें ड्यू टू साइन ओमेगा टी, ये भी कह सकते हैं, और ड्यू टू साइन ओमेगा टी नेचर ऑफ कॉइल, नेचर ऑफ करंट इज अल्टरनेटिंग करंट। नेचर ऑफ करंट कैसा है? अल्टरनेटिंग करंट एसी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, किसके कारण? इस साइन ओमेगा टी के कारण। ठीक है, यहां से अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाए? 90 डिग्री। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बन जाएगा? एन बी ए ओमेगा ई नोट। तो इसको यहां से इसको 1 लिख दो, इसको क्या लिख दो? 2 लिख दो। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं? E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये बता रहा है। और करंट के लिए बात क्या करेंगे? इसको रोड के रेजिस्टेंस से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है, करंट आई क्या हो जाएगा? ई बाई आर। ई बाई आर। तो करंट आई क्या बन जाएगा? ई आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दिस टेल द नेचर ऑफ करंट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी। नेचर ऑफ करंट कितना आपका? साइन ओमेगा टी। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है हमें एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम मिलता है। इधर से लिख लिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम मिलता है। कैसे? देखिए एक बार नोट करिए इसको। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 1 साइकिल में 2 टाइम्स मैक्सिमम। देखिए कैसे? इंड्यूस्ड ईएमएफ in 1 cycle makes maximum induced EMF is 2 times in 1 cycle. एक साइकिल में मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ 2 बार होता है, बनता है। ठीक है, कैसे? देखो ये एक साइकिल है, एक बार इस पॉइंट पे यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो +1 होगा, एक बार यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो -1 होगा। तो टोटल एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं मैं तो कंप्लीट साइकिल में ऑलवेज 0। एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ over the complete cycle क्या बनेगी? 0। इसीलिए जब हम एसी की बात करते हैं तो एवरेज वैल्यू की बात कभी भी
भी नहीं करते। किसकी बात करते हैं? आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं। जब भी हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर एवरेज वैल्यू ऑलवेज 0। वी हैव टू कैलकुलेट द करंट और वोल्टेज इन आरएमएस फोर्स, मतलब रूट मीन स्केयर वैल्यू। इसलिए हम एसी में इन एसी वी कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू। कैसे बन रहा है ये साइकिल, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए नोट करिए, इतना नोट हो गया। अब देखिए, अब आपके पास मैं समझाती हूँ ये साइकिल कैसे कैसे बन रही है। जो मैंने कल पढ़ाया था पूरा वही लेक्चर है। देखो एक बार बताती हूँ, एक बार देखिए। आपके पास क्या हो रहा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ये साइकिल है। अभी बता रही हूँ, एक मिनट अभी आ रही हूँ। देखो जब आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड, मैं एक एक कॉइल का एक एक स्टेप लेके बता रही हूँ, एक एक स्टेप। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल है। ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, ठीक है। ये इसका नॉर्मल भी इधर है, या एरिया वेक्टर या नॉर्मल भी इधर ही है इसका, ठीक है। तो बी और ए के बीच में कल बताया था कि ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है और ये कॉइल है और ये कॉइल का नॉर्मल है। तो हमें नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल चाहिए। हमें कौन सा एंगल देखते हैं? हमेशा नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखेंगे। ऑलवेज वी सी द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपके पास यहां से पहले ये सिचुएशन देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए एक बार, मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ साइड में बना देती हूँ इसको। इधर देखिए, ये कैसे टू टाइम मैक्सिमम, इसके बारे में बात कर रही हूँ मैं अभी एक बार। अभी ये 2 बार एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम कैसे हुआ, अभी मैं इसको निकालती हूँ, ठीक है। देखो मैंने बताया था आपको कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, ये कॉइल रखी हुई थी, यही सिचुएशन थी। ये इसका नॉर्मल है, ये एंगल थीटा है। तो हमें किसके बीच में एंगल देखना है? नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो पहला केस यहाँ पे t 0 टाइम पे, t 0 टाइम पे कॉइल ऐसे रखी हुई है। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है? 0 है, क्योंकि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। नंबर 2 सिचुएशन, ठीक है। जब आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल ऐसे हो गई, ये कॉइल ऐसे हो गई, ठीक है। ये कॉइल आपके पास ऐसे हो गई, तो ये आपके पास क्या आ गया? नॉर्मल आपका और ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। एट t = t/4, एट t = t/4 टाइम पे ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री, ठीक है। तीसरे स्टेप में चलिए। अब आपने फिर कॉइल को घुमाया, आपने 90 डिग्री से घुमाया कॉइल को, तो ये ऐसे आ जाएगी। फिर आपने फिर से कॉइल को घुमाया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब कॉइल का ये एंड क्या है? ए था, ये एंड ए है और ये एंड बी है, तो कॉइल का उल्टा हो जाएगा आपके पास। ये ए एंड यहाँ आ गया और ये एंड बी। अब फिर से घुमाया तो यहाँ पे क्या चला गया? ये बी एंड और ये ए। अब नॉर्मल उल्टा हो गया, तो ये आपके पास नॉर्मल और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। एट t = t/2 कितना हो जाएगा? एट t = t/2। तीसरा स्टेप देखिए, ये आपके पास क्या है? फिर से घुमा दिया आपने इसको, तो ये आपके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आपके पास क्या है? मैग्नेटिक। फिर से घुमाओगे इस चीज को, तो ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ए और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? बी। तो t = 3t/4, 3t/4। ओमेगा टी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे आपकी 270 डिग्री। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 270 डिग्री, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे, फिर आपके पास फिर से आपने इसको घुमाया कॉइल को एक बार ऐसे रखी थी, फिर ऐसे रखा, फिर कॉइल को ऐसे रखा, फिर कॉइल को ऐसे रखा, फिर कॉइल को ऐसे रखा, तो पूरी एक रोटेशन हुई। फिर से देखिए, कॉइल ऐसे है, जब कॉइल ऐसे रखी है तो क्या आपके पास इस सिचुएशन में यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, थीटा क्या बना? 0। अब कॉइल को ऐसे कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर, थीटा क्या बना? 90 डिग्री। थीटा क्या बना? 90 डिग्री। ये सारी सिचुएशन उस रोटेटिंग कॉइल में हो रही है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब आपके पास फिर क्या करा आपने? ऐसे कर दिया, तो देखो इसका एरिया वेक्टर तो इधर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो थीटा क्या बना? 180 डिग्री। फिर आपने फिर घुमाया,
सिचुएशन, एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एंगल क्या बनेगा 270 डिग्री, फिर आपने ऐसे घुमाया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये सिचुएशन चेंज होती जा रही है। फिर आपके पास यहां से आपके पास इसको फिर से घुमाया, तो ये आपके पास क्या आ गया ए और ये क्या आ गया बी, ठीक है। फिर से एंगल थीटा 360 डिग्री कह दो या फिर 0 डिग्री कह दो। तो ये कॉइल में इस तरीके से रोटेशन हो रहा है। फिर से बात समझ आई, फिर से देखो, ये कॉइल है, मैंने एक सिचुएशन ये रखी, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, मान लिया एक डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसी डायरेक्शन में, उसको हमने चेंज नहीं करा। ये इसका एरिया वेक्टर है इधर, ये इसका क्या है बच्चों, एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड ये रेड पेन बता रहा है इधर ही है, ठीक है, और एरिया वेक्टर भी इधर ही है। थीटा क्या बना 0, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है। अब आपने कॉइल को घुमा दिया, तो ये कॉइल ऐसे आ गई, इसका एरिया वेक्टर ऊपर चला गया, नॉर्मल एरिया वेक्टर ऐसे चला गया। तो नॉर्मल अब आपका कॉइल का ऐसे, कॉइल का नॉर्मल ऐसे, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब आपने कॉइल को फिर ऐसे घुमाया 90 डिग्री से, 90 डिग्री से घुमाया, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, इस कॉइल का एरिया वेक्टर चेंज हो गया ना, क्योंकि पहले पूरी कॉइल उल्टा घूम गई, पूरी कॉइल उल्टी घूम गई ना। जैसे आपके पास ये समझिए, जैसे देखो ये पहले एरिया वेक्टर इधर था, ये कॉइल ऐसे रखी, ये दिख रहा है ना, ये देखो ये दिख रहा है, उस मार्कर में तो अलग अलग फेस दिख नहीं रहे ना, इसलिए आपको शायद हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कॉइल ऐसे रखी है, दोनों का नॉर्मल भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, ठीक है। फिर आपने कॉइल को ऐसे कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, नॉर्मल ऊपर 90 डिग्री, ठीक है। फिर कॉइल को आपने ऐसे कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो देखो नॉर्मल तो वही रहेगा ना, नॉर्मल थोड़ी ना चेंज होगा, नॉर्मल तो एक ब्लॉक का जहाँ वही है, तो नॉर्मल इधर आ गया, देखो नॉर्मल इधर आ गया ना ये फेस। फिर आपने फिर घुमा दिया, फिर आपने फिर घुमा दिया ऐसे, तो देखो अलग अलग सिचुएशन में ऐसे 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 फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही, जब ऐसे रखी तो मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग हो रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, जब ऐसे हो गया थोड़ा और तो थोड़ी कम होगी, फिर ऐसे, फिर पैरेलल में और थोड़ी कम होगी, फिर ऐसे, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो इस तरह से फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ से इस चीज को मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। जब आपके पास ओमेगा टी 0 है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे टाइम के साथ ये वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, 0 हो रही है, ठीक है। अब देखो जब आपने इसको क्या करा, यहाँ पे चेंज करा, इस स्टेप पे आए, आपने 90 डिग्री पे घुमा दिया, ये इसको 90 डिग्री पे घुमाया, यहाँ पहुंच गए, तो साइन ओमेगा टी E नॉट साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी 90 तो मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम, यहाँ पे ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम। फिर आपने यहाँ पहुंच गए, इस तरह से घुमाया कॉइल को, तो यहाँ एंगल कितना बना आपका 180 डिग्री, टाइम t/2, तो यहाँ टाइम कितना है t/4, यहाँ टाइम पीरियड कितना है t/4। फिर आप यहाँ घूम गए यहाँ पे, ठीक है। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0। t/2 एंगल कितना है 180 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना है 90, ठीक है। यह एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, यह एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, एंगल किसका लेना है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, ठीक है। अब फिर इसको फिर से घुमाया, अब आगे चले 180 डिग्री से यहाँ आए 3t/4 पे, तो यहाँ ऐसे आ गए, यहाँ आए, तो यहाँ बना 3t/4 और एंगल थीटा 270 डिग्री। फिर कितना पहुंच गए, पूरे साइकिल में ऐसे घूम गए, तो यहाँ एंगल 0 या 360, तो साइन 0 0 या साइन 360 भी 0। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टरनेटिवली कॉइल में क्या हो रहा है, चेंज, क्योंकि फ्लक्स जैसे जैसे कॉइल चेंज हो रही है, जैसे जैसे कॉइल चेंज हो रही है, यहाँ पे इस मैग्नेट के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, तो कॉइल जैसे जैसे रोटेट हो रही है, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज, फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज, ठीक है। तो ये फ्लक्स जब चेंज हो रहा है इस कॉइल से, ये यहाँ से इस लोड के थ्रू, ये यहाँ से इस लोड के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है, ये इस लोड के थ्रू यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है। तो इस तरीके से फ्लक्स एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम, तो इस तरह से करंट एक बार मैक्सिमम हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है आपका मिनिमम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट
प्रोड्यूस हो रहा है इन द एसी जनरेटर, इन द एसी जनरेटर। नोट करिए बच्चों एक बार इसको। बताओ, अब बताओ समझ आया या नहीं आया? नोट करिए एक बार इसको। देखो डीसी जनरेटर की वर्किंग भी सेम रहती है। डीसी जनरेटर वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों, लेकिन डीसी जनरेटर की वर्किंग भी सेम रहती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस बस। ठीक है, उसको देखते हैं एक बार, नोट करिए। तो आपको जैसे मैंने ये लिखवाया है, आपको पेपर में एज इट इज ऐसे ही लिखना है। अब देखिए एक बार इसको, नोट हो गया। अब देखिए यहां से टाइप ऑफ जनरेटर, टाइप्स ऑफ जनरेटर, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद जनरेटर, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद जनरेटर। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, सबसे पहले लिखते हैं टाइप्स ऑफ जनरेटर, टाइप्स ऑफ जनरेटर। ठीक है, जनरेटर दो टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। ठीक है, एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है बच्चों? एसी जनरेटर, बात करते हैं एसी जनरेटर की, एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर में क्या होता है, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग बोल रही हूं मैं, स्लिप रिंग और ब्रश, और ब्रश यूज करते हैं, ब्रश एंड स्लिप रिंग और ब्रश, सिर्फ इतना है। इलेक्ट्रिक ब्रश लिख सकते हो आप, इसको इलेक्ट्रिकल ब्रश भी लिख सकते हो, क्योंकि कंडक्टर होता है ना। ब्रश तो दांतों को साफ करने वाली ब्रश थोड़ी ना। ठीक है, तीसरा डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर सिलेबस में नहीं है आपके, बट फिर भी थोड़ा बेसिक बता दे, थ्योरी एज इट इज रहेगी, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है बच्चों। इसमें स्प्लिट रिंग होती है, स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग, इसमें स्प्लिट रिंग, इसमें इसके अंदर क्या होता है, देखो इसमें बार फिगर बना है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसके अंदर क्या होता है, ये यहां से जो कॉइल आई आपके पास, ठीक है, या यहां से ये कॉइल गई आपके पास, यहां से ये ऐसे रिंग होती है, स्प्लिट रिंग, पूरी रिंग होती है एसी के अंदर। ये एसी की बात करी आपने। डीसी में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल ब्रश, इलेक्ट्रिकल ब्रश। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, यहां से ये आपके पास कॉइल है, ये नॉर्थ ये साउथ, ये कॉइल है, ठीक है, इसको घुमाया जाता है। इसके अंदर ये जो ब्रश होती है ना, ऐसे लगी होती है, थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ, यहां से ऐसे ऐसे, ये ब्रश ऐसे लगी रहती है, ऐसे स्प्लिट रिंग होती है, स्प्लिट रिंग होती है। यहाँ पे ये ब्रश होती है इसके साथ भी और इसके साथ, फिर इसको लोड से के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है, ये स्प्लिट रिंग है। डीसी में स्प्लिट रिंग यूज होती है, इसमें स्लिप रिंग यूज होती है। इनको स्लिप रिंग कहते हैं, इनको स्प्लिट रिंग कहते हैं, बीच में आधी टूटी हुई कह सकते हो। इनको क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग कहते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आपके पास क्या आता है, टाइप्स ऑफ जनरेटर ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ जनरेटर ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। ये तो हमने स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग के बेसिस पे बात करी, ठीक है, एसी और डीसी, एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर। कैपेसिटी के बेसिस पे भी दो टाइप के जनरेटर की बात कर लेते, बेसिक नॉलेज के लिए, और कुछ नहीं पूछेगा कभी नहीं, पर बेसिक नॉलेज के लिए। एक होता है लो कैपेसिटी जनरेटर, लो कैपेसिटी जो आपकी साइकिल वगैरह में लगे रहते हैं, लो या खिलौनों में लगे रहते हैं, टॉयज में, लो कैपेसिटी जनरेटर। लो कैपेसिटी
लो मैग्नेट, बार मैग्नेट, सिंपल मैग्नेट, ठीक है। एक होता है हाई कैपेसिटी जनरेटर। हाई कैपेसिटी जनरेटर, हाई कैपेसिटी जनरेटर को टरबाइन की हेल्प से घुमाया जाता है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए क्या यूज करते हैं? टरबाइन। क्या यूज करते हैं बच्चों? टरबाइन यूज करते हैं। उसके अंदर टरबाइन से घुमाया जाता है उसको। इसके अंदर मल्टीपोल लगे रहते हैं, मल्टीपोल, मल्टीपोल, एक या दो मैग्नेट नहीं होते, नंबर ऑफ मैग्नेट्स लगे रहते हैं। मल्टीपोल मैग्नेट यूज करते हैं, मल्टीपोल मैग्नेट यूज। इतना नोट करें एक बार, मल्टीपल मैग्नेट। टरबाइन जो घुमाया जाता है उसको टरबाइन नहीं पता आपको? अरे जैसे क्या करते हैं, आपके पास डैम बना देते हैं ऊपर बहुत बड़ा सा पानी का, और उस नीचे एक टरबाइन लगा देते हैं। उस टरबाइन के ऊपर वेरी हाई स्पीड से पानी गिरता है, ठीक है, जो उसको घुमाता है, जो इस कॉइल को घुमाता है, जिसके कारण वो हैंडल के कारण कॉइल क्या करती है? मूव करती है आपकी। हाँ, लाइक दैट सिचुएशन कह सकते हो। उस तरीके से क्या करती है वो आपकी? मूव करती है। हाँ, मैं पिक्चर भेज दूंगी आपको उसकी एक बार, ठीक है। नोट करिए एक बार इसको। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कैसे निकालते हैं ये नोट कर लीजिए जल्दी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी देखिए बच्चों, ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये यूज कर लिया जाता है, कई बार न्यूमेरिकल्स में आ जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कितनी होती है? fp/2। f क्या बताता है आपके पास? f क्या, p क्या बताता है? नंबर ऑफ पोल्स। सॉरी, पहले p की बात करते हैं। नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। p क्या बताता है यहाँ पे आपका? देखिए, f क्या बताता है? नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। और f क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? आर्मेचर कॉइल की कितनी स्पीड से रोटेट कर रही है। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर कॉइल, ठीक है। देखो एक बात यहां से ये भी समझ आई थी कि ई क्या आया था? ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट क्या था बच्चों आपका? NBA ओमेगा। तो यहाँ पे ये बात भी क्लियर होती है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड पे और एरिया पे और ओमेगा पे। मान लीजिए ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है, NB और A कांस्टेंट है, ठीक है। एन पीरियोडिक ईएमआई में जनरली ये लेते हैं कि आपके पास NB और A क्या आपका कांस्टेंट है, तो क्या चेंज होता है? ओमेगा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ओमेगा के। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा यहाँ से? ई नॉट मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ओमेगा के। ओमेगा जितना ज्यादा होगा, ओमेगा जितना ज्यादा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी एफ क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ द आर्मेचर कॉइल। फ्रीक्वेंसी मतलब रोटेशनल, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आर्मेचर कॉइल, ये भी कह सकते हो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर कॉइल, फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर कॉइल, ठीक है। तो आपके पास अगर सिंपल जनरेटर है, अगर सिंपल जनरेटर है तो नंबर ऑफ पोल्स क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। P क्या बताता है? नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ पोल्स क्या यूज करते हैं? 2 पोल यूज करते हैं, ठीक है। इस केस के अंदर दूसरा अगर आपके पास मल्टीपोल जनरेटर है, मल्टीपोल जनरेटर, तो क्या करते हैं? पोल्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती है, पोल्स की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 2 होती है। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी एफ के बराबर आ जाएगी, इस केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी ग्रेटर देन एफ होगी। नंबर ऑफ पोल्स क्या करते हैं? 2 से ज्यादा पोल होते हैं। इसके अंदर सिंपल जनरेटर में नंबर ऑफ पोल्स 2 यूज होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, 2 ही मैग्नेट, एक ही मैग्नेट यूज करते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ मैग्नेट्स यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। वो सिचुएशन अलग अलग कंसिडर होती है। ये मल्टीपोल जनरेटर की कंडीशन होती है। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है पर साइकिल वो 50 हर्ट्ज प्रोड्यूस होती है, 50 साइकिल पर सेकेंड। अमेरिका में 300 होती है, इंडिया में आपके पास 50 साइकिल पर सेकेंड के आसपास प्रोड्यूस होती है आपके पास, ठीक है। आई विल रिपीट अगेन, मैं सारे नोट कर लीजिए सारे कंसेप्ट।
एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है? जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे आपने कहा कि ये मैग्नेट है, आप देख लो ध्यान से, ये कॉइल है, इस कॉइल को हैंडल की हेल्प से या टरबाइन की हेल्प से घुमाया तो ये घूमेगी। इसके साथ ये ब्रश लगी हुई होती है आपके पास, ये आपके पास रिंग और ब्रश किसी लोड के थ्रू कनेक्ट होती है, ठीक है। तो जब इसको घुमाया तो आपने मैकेनिकल वर्क करा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। क्या जनरेट हुई? आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? यहाँ पे जनरेट होगी आपके पास, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है प्रिंसिपल इसका? प्रिंसिपल डिपेंड करता है ईएमआई पे, पीरियोडिक ईएमआई पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका प्रिंसिपल डिपेंड करता है पीरियोडिक ईएमआई पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या करता है? ये डिपेंड करता है। इसके अंदर रिंग होती है, कार्बन ब्रशेस होती है, आर्मेचर कॉइल होती है। आर्मेचर कॉइल क्या होती है कि एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर नंबर ऑफ कॉपर की वायर प्लेट दी जाती है, ठीक है। रिंग भी कॉपर की बनी हुई होती है और ब्रश आपकी कार्बन की बनी होती है। ब्रश को कार्बन का क्यों बनाया था? ड्यू टू द लेस फ्रिक्शन एंड इट इज ए गुड कंडक्टर, इसलिए वहां पे क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। तो जैसे जैसे कॉइल रोटेट होती है वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होता है। जैसे जैसे कॉइल ऐसे रखी है, फिर कॉइल ऐसे रखी है, फिर कॉइल ऐसे आई, फिर कॉइल ऐसे आई। जैसे जैसे देखो ये पेन है, ये पेन मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कॉइल ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। ये आगे तो पैरेलल, फ्लक्स कटिंग कम होगा, जीरो हो गया फ्लक्स कटिंग, फिर फ्लक्स कटिंग धीरे धीरे एंगल के साथ बढ़ रहा है, फिर फ्लक्स कटिंग मैक्सिमम हो गया। फ्लक्स कटिंग मतलब इस मार्कर को काटने वाला, जितना ऐसे कट करना, चक्कू जितना परपेंडिकुलर होता है उतना फल जल्दी इजीली कटता है, ठीक है। चक्कू को जितना परपेंडिकुलर फल के ऊपर मारते उतना इजीली कटता है। तो जितनी फ्लक्स कटिंग मैक्सिमम होगी उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा। फिर ऐसे आ गया तो फ्लक्स कटिंग जीरो, फिर ऐसे आया तो फ्लक्स कटिंग मैक्सिमम। तो इस तरीके से क्या प्रोड्यूस होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जनरली हम लोग सिंपल जनरेटर की टॉय वगैरह में यूज करते हैं, बाकी मल्टीपोल जनरेटर यूज होते हैं आपके पास, जिसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स और मैग्नेट आपके ज्यादा होते हैं आपके पास। हमारी सिलेबस में एसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर नहीं है। डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में बाकी थोड़ी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें स्लिप रिंग यूज करते हैं, उसमें स्प्लिट रिंग यूज करते हैं। जो कंटिन्यूसली डीसी प्रोड्यूस करेगा वो एसी प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो डीसी हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ एसी पढ़ना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपके पास कोई डाउट है तो बताइए एक बार बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।